हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग थ्योरम्स का आखिरी थ्योरम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है। इससे पहले हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम, हेमनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम स्टडी कर चुके हैं। अब चलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझ लीजिए कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो हमें याद रखिए कि हमेशा लीनियर, एक्टिव और बाइलेटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, और उसमें एक ही कोई भी नेटवर्क है उसमें एक सिंगल सोर्स होना चाहिए। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फिगर से। तो मान लीजिए ये जो स्क्वायर शेप में आपको बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर कोई भी एक नेटवर्क है, एक्टिव, लीनियर और बाइलेटरल। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक वोल्टेज सोर्स लगाया और राइट हैंड साइड पे आपने करंट को कैलकुलेट किया। अब ये थ्योरम ये कह रही है कि इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए, यानी ये वाले वोल्टेज सोर्स को राइट हैंड साइड में लगा दीजिए, जैसा कि आप फिगर 1b में देख पा रहे हैं। तो अब वोल्टेज सोर्स को हमने राइट साइड में लगा दिया और करंट कैलकुलेट करी लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये वाला। तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये कहता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम कि अगर वोल्टेज यानी सोर्सेस का, जिसको एक्साइटेशन भी कहते हैं, वो अगर पोजीशन इंटरचेंज करें तो रिस्पांस यानी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक, तो डायग्राम से आप देख पा रहे हैं, पहले वोल्टेज सोर्स लेफ्ट साइड में था और करंट कैलकुलेट करी थी राइट साइड वाले में। फिर हमने क्या करा, वोल्टेज सोर्स को लगा दिया राइट साइड में और करंट कैलकुलेट कर ली लेफ्ट साइड में। तो दोनों का रेशियो कह लीजिए कि V/I जो है वो सेम आना चाहिए दोनों केसेस में। ये कहती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब चलिए इसके ऊपर कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये करंट सोर्स है और ये वोल्टेज है। कह रहा है वोल्टेज V की वैल्यू बताओ, ये वोल्टेज V की वैल्यू बताओ और वेरीफाई करो कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम से इसको वेरीफाई भी करो। तो देखिए यहाँ पे करंट सोर्स 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो ये करंट ऐसे चलेगा और दो हिस्सों में डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इस वाली ब्रांच में जाएगा। तो हम लोग करंट डिवाइडर रूल से इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर लें तो वोल्टेज बहुत आसानी से हमारे पास आने वाला है। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग करंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने फिगर बना दी है। इस ब्रांच में करंट I1 है, इस ब्रांच में करंट I2 है। आप करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए। तो I2 की वैल्यू निकालना, हमें तो इंटरेस्ट I2 से है ना, क्योंकि वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज किसके अक्रॉस है, 3 ओम के अक्रॉस है। तो I2 की वैल्यू निकालना है, तो हमने यहाँ I2 की वैल्यू निकाली करंट डिवाइडर रूल से, यानी 10 एम्पियर टोटल करंट हो गया इनटू न्यूमरेटर में जिस ब्रांच में करंट निकालते हैं उस ब्रांच को हम न्यूमरेटर में नहीं लिखते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। तो हम न्यूमरेटर में यानी ऊपर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, तीनों का सम, यानी 2 + 1 + 3 जो यहाँ पे लिखा है। तो हमारे पास I2 की करंट आ गई 10/3 एम्पियर। तो ये 10/3 करंट जो I2 है ये 3 ओम में भी फ्लो करेगी। तो वोल्टेज जो है वो किसके क्रॉस है, 3 ओम के। तो ओम्स लॉ लगा दिया, 3 × I2। ठीक है ना। तो IR लगा दिया, R जो है वो 3 है, तो 3 × 10/3, तो हमारे पास वोल्टेज कितना आया, 10 वोल्ट। अब हमने क्या करा, पोजीशन को चेंज किया। अब यहाँ से 10 एम्पियर को हटा के इन टर्मिनल के बीच में लगा दिया, जैसा कि आप फिगर 2 में देख पा रहे हैं। ठीक, अब करंट सोर्स कहाँ कनेक्ट था, करंट सोर्स अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस कनेक्ट था। तो हमने 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया, दोनों की पोजीशन बस इंटरचेंज कर दी। अब देखिए ये करंट 10 एम्पियर है,
तो कुछ करंट तो यहाँ ये 10 एम्पियर यहाँ से ऐसे जा रही है, तो कुछ इधर I3 चली जाएगी और कुछ जो है वो 3 ओम के थ्रो चली जाएगी। तो हमें तो I3 की वैल्यू निकालना है। तो फिर करंट डिवाइडर रूल लगाया। टोटल करंट कितनी है 10 एम्पियर इंटू, अब यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, देखिए यहाँ से करंट डिवाइड हो रही है, हमें 1 ओम के थ्रो निकालना है। तो कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, और कुछ करंट ये I3 जा रही है, तो हमें I3 निकालना है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में ये टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये I3 इधर आएगी और फिर इस करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो जाएगी। तो 10 इंटू न्यूमरेटर में 3 अपॉन तीनों का सम कितना आया 5 एम्पियर आ गया। अब हमको वोल्टेज निकालना है किसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस, तो 2 इंटू 5 10 वोल्ट। तो देखिए पोजीशन आपने चेंज करी लेकिन वोल्टेज सेम आया, इधर इस केस में भी 10 वोल्ट आया, इस केस में भी 10 वोल्ट आया। तो थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वोल्टेज सोर्स को लगा दिया है बजाय करंट सोर्स के, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब इंटरचेंज करना है, पहले तो हम इसी पोजीशन पे निकालें। तो यहाँ पे हमने इस मैश में, इस पूरे मैश में करंट I1 मान ली, इस पूरे मैश में करंट I2 मान ली। तो जब KVL लगाया हमने, किरचॉफ वोल्टेज ला, तो ये देखिए +10 -2I1 -4। अब यहाँ 4 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I1 और I2, यानी डिफरेंस ऑफ I1। हम मैश इक्वेशन किसकी लिख रहे हैं, इसकी लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे I1 -I2। तो 4I1 -I2, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब KVL लगाया सेकंड में हमने, तो जब सेकंड में लगाया तो हो गया 4I2 -I1 लेंगे हम, तो ये 4I2 -I1। करंट के डायरेक्शन में हम इक्वेशन भी लिख रहे हैं, तो ये हो गया माइनस, फिर यहाँ पे आए -3I2, ये -3I2 आ गया, फिर इधर आए -5I2, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो 2 इक्वेशन आ गई, 2 अननोन आ गए, तो करंट को हमने सॉल्व कर लिया। तो हमने I2 की वैल्यू निकाल ली, I2 की वैल्यू आई 0.71। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या आया, वोल्टेज था 10 और करंट क्या निकाला हमने 0.71, तो रेशियो आ गया 14.08। अब इसकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि वोल्टेज को यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, वोल्टेज को यहाँ लगा दिया हमने। तो अब ये देखिए आप, अब ये 2 और 4 जो है ये पैरेलल में हो गए। जब 2 और 4 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए तो प्रोडक्ट अपॉन सम ये 4/3 आ गया। तो 4/3 और ये 3 और ये 5 ये सब सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया 28/3। तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से वो निकाल लिया, क्योंकि हमको जब रेजिस्टेंस पता है वोल्टेज 10 है तो ओम्स लॉ लगा दिया, V = IR से निकाल लिया हमने भाई IR। तो I की वैल्यू क्या है V/R, तो V कितना है 10 है, R कितना है 28/3, यहाँ पुट कर दिया हमने। ठीक, तो सॉरी R, I = R, ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये R आएगा। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब ये करंट डिवाइड हो रही है, यहाँ से चली, ये करंट आई, ये इधर चली गई। तो हमको तो I3 में इंटरेस्ट है, तो I3 की वैल्यू निकाल ली। टोटल करंट 15/14 आ गया, और इसमें करंट कितनी जा रही है, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 4 ओम, न्यूमरेटर में 4 ओम, क्योंकि 2 और 4 पैरेलल में है। ठीक है ना, करंट इधर आ रही है, ये करंट आई है, ऐसे आने के बाद यहाँ पे आई, जब यहाँ पे आई तो कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, तो इधर वाली करंट हमें चाहिए। तो I3 की वैल्यू निकाल ली। टोटल करंट, ये टोटल करंट आ गई। न्यूमरेटर में चूंकि 2 और 4 पैरेलल में है तो 4 ऊपर लिख दिया, नीचे दोनों का सम लिख दिया, तो हमारे पास करंट I3 आ गई। अब चाहिए तो यहाँ का भी वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालिए, 10/0.71 यानी 14.08।
तो देखिए थ्योरम वेरीफाइड हो गई। तो बहुत आसान है, आपने देखा कि इंटरचेंज करने से पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो आपको इम्पोर्टेंट बातें याद रखना है वो ये याद रखना है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो सिंगल एक्साइटेशन के लिए है। सिंगल एक्साइटेशन का मतलब एक ही सोर्स होना चाहिए, चाहे करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो। और दूसरे पॉइंट क्या है कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम में जो पैसिव एलिमेंट है, चाहे रेजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, वो उनकी वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, ना उनकी जगह चेंज होना चाहिए। जगह किसकी चेंज होगी, पोजीशन किसकी चेंज होगी, सिर्फ एक्साइटेशन और रिस्पांस। एक्साइटेशन का मतलब है इनपुट और रिस्पांस का मतलब है आउटपुट। टाइम वेरिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए। टाइम वेरिंग एलिमेंट कौन से हैं, जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है। फिर जब आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं तो टोपोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर जैसा बना है नेटवर्क का वैसे ही बना रहेगा, सिर्फ एक्साइटेशन और रिस्पांस की पोजीशन चेंज करेंगे। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, आप जैसा कि शुरू में आपको बताया हमने, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क के लिए है, नॉन लीनियर के लिए नहीं है। और दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन नेटवर्क विच हैज डिपेंडेंट सोर्सेज। और जिन नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स है वहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, एमसीक्यू टाइप में ये आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग की थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिजेस स्टार्ट करेंगे। मैक्सवेल ब्रिज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उससे कैसे हम अननोन इंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और दूसरे बच्चों को भी बताना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।